घड़ी ने सुबह के 4 बजाए और इसके साथ ही धीरज की साइड टेबल पर रखा अलार्म क्लॉक रिंग करने लगा। अलार्म की आवाज सुनकर धीरज उठा और पानी पीने के बाद बाहर 4 दीवारी में बैठकर खुली हवा में योगा करने के लिए दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर एक पैम्पलेट जैसा कुछ पड़ा हुआ है। धीरज ने कागज उठाया और पढ़ने लगा। ये कागज कुछ और नहीं, आज से ठीक 2 दिन बाद होने वाली हैलोवीन पार्टी के लिए एक इनविटेशन था। वाओ, आजकल इंडिया में भी सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट होने लगे हैं। मुझे तो अभी इस कॉलोनी में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तब भी मुझे इनवाइट भेजा गया। मुझे ये पार्टी जरूर अटेंड करनी चाहिए। चलो, इसी बहाने मैं भी देख लूंगा कि आखिर इस पार्टी में करते क्या है। पार्टी का वेन्यू और डेट नोट करने के बाद धीरज ने बाकी के कार्ड को पढ़ना शुरू किया। ओह, इसमें तो लिखा है कि ड्रेस कोड व्हाइट है, मतलब व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट पहनकर ही पार्टी में जाना है। तय समय पर धीरज अपने घर से निकल गया था। इस समय रात के 11:30 बजे थे। कार्ड में लिखे पते पर पहुंचकर उसने देखा कि सामने एक पुरानी बदरंग सी 2 मंजिला हवेली खड़ी हुई थी। इंटरेस्टिंग। लगता है जानबूझकर इस बंगले में पार्टी रखी गई है ताकि थोड़ा डरावनी और भूतिया फीलिंग आ सके। धीरज ने बाहर की 4 दीवारी पर लगा लोहे का दरवाजा खोला और हवेली के लॉन में कदम रख दिया। धीरज ने महसूस किया कि उसके अंदर आने के बाद लोहे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया है। अच्छा, दरवाजे से ही डराने का इंतजाम किया हुआ है। अच्छा है, अच्छा है। धीरज लॉन को पार करके घर के अंदर घुस जाता है। अंदर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। टाइम, डेट और वेन्यू तो वही है, फिर यहाँ इतना अंधेरा और सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? मैं सबसे पहले पहुँच गया हूँ या मेरे साथ किसी ने हैलोवीन के नाम पर मजाक किया है? मन ही मन उधेड़ बुन करता हुआ धीरज बंगले के हॉल में पहुंच जाता है। अंदर का सन्नाटा अब उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। उसने अपने पॉकेट से फोन निकालकर जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन की, उसे बिल्लियों के रोने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी। अचानक ही अंधेरे को चीरती हुई चेहरे पर चुड़ैल का मास्क लगाए हुए एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। टॉर्च मत ऑन करो, ये हैलोवीन पार्टी है। डोंट स्पॉइल द वाइब। लड़की की बात सुनकर धीरज टॉर्च बंद कर देता है। कुछ ही देर में वहां पर एक मध्यम नीली रोशनी फैल गई थी। उस नीली रोशनी में धीरज ने देखा कि हॉल में कई सारे लोग मौजूद हैं जो बिना कुछ भी बोले धीमी आवाज पर बजते संगीत पर थिरक रहे थे। उन सभी ने किसी न किसी गोस्ट का कॉस्ट्यूम पहन रखा था और डरावने मास्क पहने हुए थे। धीरज को सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। बंगला अंदर से बहुत ही गंदा था। हर तरफ गंदगी और धूल मिट्टी फैली हुई थी। मकड़ी के बड़े बड़े जालों ने दीवार को लगभग ढक रखा था। मुझे यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा है। ये लोग कुछ ज्यादा ही अजीब दिखाई दे रहे हैं। इतने गंदे और डरावने बंगले में कोई ऐसे मगन होकर कैसे नाच सकता है? धीरज अब एक पल भी वहां ठहरना नहीं चाहता था। जैसे ही वहां से जाने के लिए वह दरवाजे की ओर मुड़ा, भड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। हैं? ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया है? जाने दो, मैं इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। धीरज के तेज आवाज में चिल्लाने पर अचानक ही धीमी आवाज में बजता संगीत बंद हो गया और वही मास्क वाली लड़की उसके सामने आ गई। पार्टी खत्म होने से पहले यहाँ से कोई नहीं जा सकता। मैंने कहा ना, मुझे यहाँ नहीं रुकना। चुपचाप जाकर पार्टी एंजॉय करो। बस रात का दूसरा पहर लगने वाला है। उसके बाद हम एक हैलोवीन स्पेशल गेम खेलेंगे। उस गेम के खत्म होने के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। कैसा गेम? आओ और आकर बाकी लोगों के साथ उन चेयर पर बैठो। गेम बस शुरू ही होने वाला है। धीरज ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन उस लड़की की खून उगलती लाल आंखें देखकर अब धीरज का डर से खून जमने लगा था। धीरज भी बाकी के 3 लोगों की तरह ही कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। ये चारों कुर्सियां एक छोटे से स्क्वायर टेबल के चारों ओर लगाई गई थी। उस टेबल पर एक सफेद रंग का कागज, 4 मोमबत्तियां, चाकू और नींबू रखा हुआ था।
आज की हेलोइन को यादगार बनाने के लिए अब हम एक मौत का खेल खेलेंगे। देखो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुझे कोई मौत का खेल नहीं खेलना। हाँ, हमें भी कोई मौत का खेल नहीं खेलना। तुम चारों यहाँ अपनी मर्जी से आए हो। इनविटेशन में साफ साफ लिखा था कि डांस, म्यूजिक, गेम एंड फन। अभी फन बस शुरू ही हुआ है, अभी से वापस जाने की बात कर रहे हो। देखो, हमें जाने दो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। उनकी बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो अपने चेहरे पर लगा मास्क हटाकर दूर फेंक देती है। मास्क हटते ही उस लड़की का भयानक चेहरा देखकर उन चारों की जुबान हलक में अटक गई थी। लड़की का चेहरा बेहद डरावना और बदसूरत था। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो जीती जागती लड़की है। जाना चाहते हो? जाकर देख लो। वे चारों उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। लगता है जब तक हम ये खेल नहीं खेलते, ये हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। ठीक है, हम ये खेल खेलने को तैयार है। बताओ अब क्या करना होगा? सबसे पहले तुम चारों एक एक कैंडल जलाओगे और सामने रखे चाकू से नींबू को काट कर पेपर के दोनों किनारों पर रखोगे। उसके बाद तुम चारों को अपना अपना लेफ्ट हैंड इस पेपर पर रखना है और ये जो मंत्र इस कागज पर लिखे हैं उन्हें लगातार पढ़ते जाना। अगर नींबू का रंग लाल हो गया तो समझो गेम खत्म। उस भयानक शक्ल वाली लड़की के बताए अनुसार वे चारों उस पेपर के चारों कोनों पर अपना हाथ रखकर सामने लिखे हुए मंत्र को लगातार पढ़ने लगते हैं। तभी कमरे में तेज हवाएं चलने लगती हैं। तेज हवा के झोंके से मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, जिससे कमरे में गहरा अंधेरा छा जाता है। ये मोमबत्तियां अपने आप कैसे बुझ गई और अचानक से तेज हवा कैसे चलने लगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा लगातार मंत्र पढ़ते रहो। अगर मंत्र पढ़ना बंद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन चारों के डर से घिग्गी बंद रही थी, लेकिन फिर भी वह लगातार मंत्र को पढ़ रहे थे। अचानक ही हवा का चलना बंद हो गया और उनके टेबल पर रखी हुई चारों मोमबत्तियां एक साथ जल उठी। कमरे में उजाला होने पर उन्होंने देखा कि टेबल के दोनों साइड पर रखे हुए नींबू के टुकड़े अब लाल हो चुके हैं। नींबू लाल हो गया मतलब गेम खत्म। इसका मतलब है अब हम यहाँ से जा सकते हैं। चलो सब लोग जल्दी चलो। बड़े बेवकूफ हो तुम चारों। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि ये कैसा गेम था। एक बार मेरे पैरों की तरफ देखो, शायद तुम्हें समझ आ जाएगा। लड़की की बात सुनकर वो चारों उसके पैरों की ओर देखते हैं तो पाते हैं उसके पैर थे ही नहीं। यह नजारा देखकर टेबल के सामने बैठी हुई लड़की चीख पड़ती है। इसका मतलब तुम कोई चुड़ैल हो। हाँ, मैं बरसों से इस हवेली में कैद हूँ, लेकिन मेरे मालिक को एक तांत्रिक ने कैद करके मकान के अंदर गाड़ दिया था। बरसों से मैं अपने मालिक के रिहा होने का इंतजार कर रही हूँ। अपने मालिक को इस दुनिया में वापस बुलाने का तरीका मुझे मिल गया था, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे जैसे 4 इंसानों की जरूरत थी जो इस मंत्र को पढ़कर तंत्र क्रिया की मदद से उन्हें वापस बुला सके। ये लाल नींबू बता रहा है कि मेरे मालिक आजाद हो गए। देखो, तुम जो भी हो, तुम हमसे जो चाहती थी हमने तुम्हारा काम कर दिया। अब भगवान के लिए हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? धीरज अभी अपनी बात कह ही रहा था
कि अचानक एक झटके के साथ उसकी गर्दन लटक गई और वह लंबी सांस खींचने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखों की पत्तियां पलट गई और उसने बाकी के 3 लोगों की ओर देखा। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? लड़के की बात का जवाब दिए बगैर धीरज ने टेबल पर रखा चाकू उठाया और अपनी उंगली पर दे मारा। धीरज की उंगली से खून निकल रहा था, लेकिन अपने हाथ से बहते खून की परवाह किए बगैर वह उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। धीरज की ऐसी हालत देखकर कमरे में बैठे बाकी के 3 लोग बहुत घबरा गए और धीरज के सामने बैठी लड़की विशाखा जोर जोर से रोने लगी। ये धीरज को क्या हो रहा है? मुझे अब भी एक पल भी यहाँ नहीं ठहरना। इस हैलोवीन पार्टी में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस लड़की को जोर जोर से रोता देख धीरज गुस्से से गर्दन टेढ़ी करके उसकी ओर देखने लगता है और एक जानवर की तरह उस पर झपट पड़ता है। कुछ देर तक लड़की की चीख सुनाई देती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। विशाखा जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके चारों ओर खून बिखरा हुआ था। अब तो बचे हुए बाकी के 2 लोग भी डर से सहमे हुए थे। उन दोनों को यकीन हो गया था कि अब शायद वे भी विशाखा की तरह अब यहाँ से जीवित बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी विशाखा की रूममेट रोजी वहाँ पहुँच जाती है। विशाखा ने मुझे बताया था कि आज वो हैलोवीन पार्टी में जाएगी। जब नाइट शिफ्ट खत्म करके मैं रूम पर पहुंची तो मैंने इस बंगले का एड्रेस उस पर्ची पर देखा। एड्रेस देखकर ही मुझे कुछ न कुछ अनिष्ट की आशंका सताने लगी। विशाखा यहाँ नई आई है, लेकिन मैं तो इस बंगले की हिस्ट्री पहले से ही जानती थी, इसलिए उसे बचाने के लिए मैं भी यहाँ आ गई। तू गई है, लेकिन अब वापस कैसे जाएगी? तुम्हें खत्म करके। इतना कहकर रोजी चट से लाया होली वाटर फादर के बताए मंत्रों को पढ़ते हुए छिड़क देती है। धीरज अपने ऊपर गिरती पानी की बूंदों से परेशान होकर रोजी की तरफ लपक पड़ता है। उसी क्षण रोजी अपनी जेब में रखा हुआ क्रॉस निकालकर धीरज के माथे पर टच कर देती है। क्रॉस के छूते ही धीरज उछलकर दूर जा गिरता है। रोजी लगातार पवित्र जल छिड़कती ही जा रही थी। तभी जल को अपने ऊपर पड़ते ही वह भूतिया लड़की भी चीखते हुए वहां से गायब हो जाती है। कुछ ही पलों में धीरज को होश आ गया था। उंगली कटने के कारण उसे काफी दर्द हो रहा था। बाकी 4 लोग उसे सहारा देकर वहां से बाहर ले आते हैं। उस रात रोजी के कारण उन तीनों की जान बच गई थी। उस भूतिया बंगले के बाहर आने के बाद धीरज ने भी वापस कभी ऐसी सुनसान जगह पर ना जाने का प्रण कर लिया था। उस काली मनहूस रात को धीरज अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता था। आर्यन गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक एक चीख से उसकी आंख खुल गई। वह भागता हुआ उस ओर पहुंचा जहां से चीखने की आवाज आई थी। उसने देखा एक लड़का जमीन पर तड़प रहा था। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। उसका हाथ गायब था। अचानक आर्यन की निगाह बगल में खड़ी हुई एक परछाई पर पड़ी जो उस लड़के का हाथ खा रही थी। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां पर? क्या तुम मुझे नहीं जानते मेरे आर्यन? यह सुनते ही आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 1 महीने पहले आर्यन नैनीताल का रहने वाला था। उसकी उम्र इस वक्त 35 साल के करीब थी। वह एक बिजनेसमैन था। आर्यन की अभी शादी नहीं हुई थी। आर्यन के परिवार में उसकी मां सुमन थी। उसके पिताजी कुछ दिनों पहले ही चल बसे थे। बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी कमर अब दर्द करने लगी है। तू शादी क्यों नहीं कर लेता? फिलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरे दोस्त शिवम की बर्थडे पार्टी है। इतना कहकर आर्यन अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से निकल गया। ऑफिस के काम से फ्री होकर आर्यन अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड की। पार्टी में बहुत धमाल हुआ। रात के करीब 1 बज चुके थे और बाहर का मौसम तूफान आने वाला है ऐसा हो रहा था। उसके दोस्त शिवम ने उससे कहा, आर्यन, मुझे लगता है तुझे सुबह जाना चाहिए। रात बहुत हो गई है और बाहर देखकर नहीं लग रहा है कि तुझे इस समय अपने घर जाना चाहिए। तू अपनी माँ को फोन करके क्यों नहीं बता देता? मौसम खराब है यार। मैंने माँ को कई बार फोन ट्राई किया बट नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो चिंता मत कर, मैं पहुंच जाऊंगा।
इतना कहकर आर्यन वहां से निकल पड़ा। वह अपनी मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से दौड़ा रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश शुरू होने वाली हो। अचानक आर्यन को ऐसा लगा कि कोई परछाई बड़ी तेजी से उसके सामने से गुजरी हो। आर्यन ने तुरंत अपनी बाइक रोक दी। वो काफी डर गया और समझ नहीं आया कि अब यह अचानक से उसके साथ क्या हुआ। मगर हर तरफ सिर्फ सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। तभी उसकी नजर सड़क पर बैठी हुई एक लड़की पर पड़ी। आर्यन हैरत में पड़ गया क्योंकि कुछ क्षण पहले वहां सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। आर्यन ने अपनी बाइक उस लड़की के नजदीक लाकर खड़ी कर दी। कौन है आप? अभी कुछ देर पहले जब मैंने देखा था तब यहाँ कोई नहीं था। आप शायद अंधेरे की वजह से देख नहीं पाए होंगे। मैं तो काफी समय से यहीं बैठी हूँ। इतनी रात में आप अकेली क्या कर रही हैं? क्या आपके साथ कोई नहीं है? दरअसल मेरी फेसबुक पर एक लड़के से चैटिंग हुई थी और चैटिंग करते हुए ही मुझे उससे प्यार हो गया। उसने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था, मगर अब उसका फेसबुक अकाउंट भी डिलीट है और उसका नंबर भी नहीं मिल रहा। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। आर्यन की बात सुनकर रीमा आर्यन की ओर गौर से देखने लगी और वो उसे शक की नजर से देखने लगी। अरे शक मत करो, मैं शरीफ घर का लड़का हूँ। मेरे घर में मेरी माँ भी रहती है। आर्यन रीमा को अपने घर ले आया और अपनी माँ को रीमा के बारे में सब कुछ बता दिया। आर्यन की माँ को रीमा बहुत ज्यादा पसंद आई। रीमा को उस घर में रहते हुए 10 दिन से अधिक समय हो चुका था और आर्यन रीमा की ओर पूरी तरह से आकर्षित हो चुका था। फिर एक दिन, रीमा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सच कहूँ आर्यन, तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। तो फिर तुम अपने पापा का फोन नंबर मुझे दो, मैं उन्हें यहाँ बुलाकर सारी बात बताता हूँ। आर्यन की बात सुनकर रीमा थोड़ा सकपका गई और फिर सोचकर बोली, नहीं आर्यन, पहले हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद तुम पापा को सारी बात बता देना। जैसे तुम्हारी मर्जी। रीमा और आर्यन की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के कुछ दिन तक तो सब सही चलता रहा, मगर आर्यन ने एक बात नोट की कि कभी कभी आधी रात के बाद रीमा अचानक गायब हो जाती थी और उसे ढूंढने से नहीं मिलती थी। और कभी अचानक रात में उसकी आंख खुलती तो रीमा उसे अजीब सी नजरों से देख रही होती। सुबह पूछने पर वो कोई बहाना बनाकर बात को टाल देती। फिर एक दिन नितिन शाम को आर्यन से मिलने आया। खाना वाकई बहुत अच्छा बना है भाभी, मजा आ गया। अब मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है। जी शुक्रिया। क्या बात है भाई, भाभी की बहुत तारीफें की जा रही हैं। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस सच कह रहा हूँ। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। रीमा नितिन को बाहर तक छोड़ने आई। नितिन अपनी बाइक से कुछ दूर ही चला होगा कि उसे अचानक गली के खंबे के पास एक साया नजर आया और तभी अचानक से नितिन की बाइक का टायर वहीं खड़े खड़े अपने आप ही पंचर हो गया और बाइक की लाइट भी अपने आप ही बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। वो साया नितिन के करीब आने लगा। पता नहीं क्यों जैसे जैसे वो साया नितिन के करीब आ रहा था, नितिन के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसका पूरा बदन पसीने से भीग रहा था। जैसे ही वो साया नितिन के नजदीक आया, नितिन की हैरत की इंतहा नहीं रही। वो रीमा थी जो नितिन की ओर अजीब सी निगाहों से देख रही थी। भाभी आप? हाँ मैं। इतना कहकर रीमा नितिन के बेहद ज्यादा नजदीक आ गई। उसने अपने हाथों से नितिन के चेहरे को थाम लिया। अचानक रीमा का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसके मुंह से लंबे और पहने दांत बाहर निकल आए। उसके चेहरे का मांस लटकने लगा। उसका शरीर किसी जलती हुई स्त्री जैसा हो गया। उसकी आंखों का रंग लाल हो गया। अचानक रीमा ने अपने बड़े बड़े पंजे नितिन के सीने में गाड़ दिए और एक ही झटके में उसे मार दिया। पर मरने से पहले नितिन की दिल दहला देने वाली चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। दूसरे दिन नितिन की अधखाई लाश उसी खंबे के पास मिली। आर्यन ने जब उसे उस अवस्था में देखा तो उसे काफी अफसोस हुआ। धीरे धीरे करके आर्यन के घर के आसपास के पड़ोसी गायब होना शुरू हो गए और रहस्यमयी तरह से उन सभी लोगों की मौतें होने लगी। रीमा का अचानक रात में गायब हो जाना रीमा को शक के घेरे में डाल रहा था। एक दिन, रीमा, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा हूँ। क्या बात है आर्यन, तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो। रात के वक्त तुम अचानक कहाँ गायब हो जाती हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कल रात मैंने तुम्हें बिस्तर पर मौजूद नहीं पाया।
मैंने तुम्हें घर के अंदर भी तलाशा, मगर तुम कहीं नहीं दिखाई दी। मुझे बताओ, रात के वक्त तुम कहाँ गायब हो जाती हो? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, बस तुमसे पूछ रहा हूँ। मेरी बात का जवाब दो। आर्यन की बात पर सीमा का गुस्सा झलकने लगा। आर्यन ने देखा उसकी आंखों का रंग बदलने लगा था और उसका चेहरा क्रोध से अजीब सा हो गया था। आर्यन को ऐसा लगने लगा था कि उसके सामने उसकी पत्नी किसी चुड़ैल में बदल रही है। उसका चेहरा देखकर आर्यन अंदर ही अंदर कांप गया, मगर उसने अपना डर सीमा के सामने जाहिर नहीं किया। आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत मत करना। इतना कहकर रीमा वहां से चली गई। आर्यन को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि इलाके में हो रही हत्याओं का कहीं ना कहीं संबंध रीमा से है, क्योंकि जब से रीमा इस घर में आई थी तब से ही रहस्यमयी तरीके से हत्याएं हो रही थी। और उसने सोचा कि अभी जो उसकी आंखों के सामने हुआ उसके पीछे का राज उसे जरूर पता करना चाहिए। आर्यन को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि इलाके में हो रही हत्याओं का कहीं ना कहीं संबंध रीमा से है, और उसने सोचा कि अभी जो उसकी आंखों के सामने हुआ उसके पीछे का राज उसे जरूर पता करना चाहिए। वहीं कुछ दूरी पर खड़ी सुमन ने उसकी बातें सुन ली थी। बेटा, मैं भी तुझसे यही बात बहुत दिनों से कहना चाहती हूँ, लेकिन डर की वजह से नहीं कह पाई। जब से बहू इस घर में आई है, मेरे दिल में अजीब खौफ हमेशा रहता है। मैंने बहू को रात के वक्त कई बार बाहर जाते देखा है, पर उसका सिर्फ चेहरा ही बहू का होता है। पर वो एक चुड़ैल है, क्योंकि वो उल्टे पैरों के साथ बाहर जाती है, और वही सभी लोगों के गायब होने का असली कारण है। तो तुमने ये बात मुझे आज तक क्यों नहीं बताई माँ? मुझे डर था कहीं तू मेरी बात पर यकीन करे या ना करे। तुम परेशान मत हो माँ, आज रात फैसला हो जाएगा। मैंने बाबा जी से इस बारे में बात कर ली है, हो सकता है वो आज आ जाएं। रीमा के सो जाने के बाद आर्यन जागता रहा। आधी रात से ज्यादा वक्त हो गया था, मगर रीमा सोती रही। आर्यन की पलकें भी बोझिल होने लगी थी। वह कब नींद की आगोश में चला गया उसे पता नहीं चला। आर्यन गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक एक चीख से उसकी आंख खुल गई। रीमा बिस्तर से गायब थी। वह भागता हुआ उस ओर पहुंच गया जहां से चीखने की आवाज आई थी। उसने देखा एक लड़का जमीन पर मरा पड़ा था। उसके शरीर से खून बह रहा था। अचानक आर्यन की निगाह बगल में खड़ी हुई एक परछाई पर पड़ी जो उस लड़के को खा रही थी। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां पर? क्या तुम मुझे नहीं जानते मेरे आर्यन? यह सुनते ही आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आवाज रीमा की थी। रीमा धीरे धीरे कदमों से चलती हुई आर्यन के नजदीक आ गई। रीमा का इतना भयानक चेहरा देखकर आर्यन के शरीर का खून जम गया। उसने देखा उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था। उसका चेहरा बेहद काला था। रीमा ने हंसते हुए कहा, तो तुझे मेरी सच्चाई का पता लग ही गया मेरे पतिदेव। मैंने तो सोचा था तेरा दिल सबसे बाद में खाऊंगी, लेकिन लगता है तेरी किस्मत में मौत आज ही लिखी है। आर्यन ने हकलाते हुए रीमा से कहा, कौन हो तुम? कि तभी पीछे से एक भारी आवाज टकराई। वो एक भूतनी है, एक डायन, जिसे तू अपने घर में ब्याह कर लाया है। आर्यन ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने उसकी माँ एक बाबा के साथ खड़ी हुई थी। बाबा के चेहरे पर तेज झलक रहा था। बाबा को देखकर रीमा बुरी तरह क्रोध से भड़क उठी। अच्छा, तो ये तेरी चाल है बुढ़िया? तुझे क्या लगता है ये बाबा मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? उसके पास से दूर हट जाओ आर्यन। वो तुम्हारी बीवी नहीं, बल्कि एक भूतिया पत्नी है, जो अपने मकसद पूरा करने के लिए रूप बदल कर यहाँ आई है। आज तक जितनी भी हत्याएं हुई है वो सब इसी ने की है। ये वो भूतनी है जो बहुत ताकतवर है। हर 100 साल बाद निकलकर ये इंसानी खून पीती है, जिससे इसको शक्ति मिलती है। बाबा की बात सुनकर आर्यन तेज कदमों से वहां से हट गया। रीमा गुस्से से उस बाबा की तरफ झपटी, मगर बाबा पहले से ही तैयारी करके आए थे। बाबा ने अपने हाथ की मटकी को जैसे ही खोला, रीमा चीखती हुई पीछे हट गई और उसने सुमन को दबोच लिया और एक झटके में उसने सुमन पर वार करके वहीं खत्म कर दिया। सुमन की चीख सन्नाटे में गूंज उठी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर आर्यन अपनी माँ के पास भागा, मगर रीमा ने आर्यन को पकड़ लिया। रीमा की खौफनाक आंखें देखकर आर्यन बहुत घबरा गया।
रीमा ने जैसे ही अपने पंजे आर्यन की तरफ बढ़ाए कि तभी बाबा कोई सफेद पाउडर रीमा की ओर फेंका। रीमा की पग डढेली हो गई, वह चीखने लगी और उस मटकी के अंदर समा गई। बाबा ने झट से उस मटकी को बंद कर दिया। सड़क पर मिली किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं करते। वो एक भूतनी थी जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती ने ना जाने कितने बेगुनाह लोगों की जान ले ली, तुम्हारी माँ की भी। मैं इस मटकी को साथ ले जा रहा हूं, इसे किसी ऐसी जगह पर गाड़ दूंगा जहां पर कोई ना जा सके। शाम के करीब 7 या 8 बजे होंगे। दिन ढल चुका था। शमशान भूमि से सटे जंगल में एक तांत्रिक तंत्र साधना में लीन बैठा हुआ था। उसके सामने एक स्त्री हाथ जोड़े बैठी हुई थी। जमीन पर फैला सिंदूर, नारियल, तंत्र का सामान और किसी आदमी की फोटो देखकर यह स्पष्ट था कि यह तंत्र किसी की जान लेने के लिए रचा जा रहा है। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद उस तांत्रिक ने मुट्ठी भर मखाने अपने सामने पड़ी खोपड़ी पर चढ़ाए और उन्हें उस औरत को देते हुए कहा, जिसके लिए तूने ये तंत्र किया है, जाकर ये मखाने उसके सिर पर से 7 बार उतारकर चारों दिशाओं में फेंक देना। बचे हुए मखाने उसे बिना बताए खिला देना। इस तंत्र का कोई काट नहीं है। अगर तू ये मखाने खिलाने में सफल हो गई तो उसके प्राण कोई नहीं बचा सकता। वह स्त्री उन मखानों को अपने पल्लू में बांधकर घर ले आई थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। घर पहुंचकर उसने चारपाई पर आंखें बंद कर लेटे हुए अपने पति के ऊपर से मखानों को घुमाया और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चौराहे पर जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। घर आकर उसने मखाने दूध में पकाकर अपने पति को खिला दिए। पत्नी की सच्चाई से अनजान अपाहिज बिरजू ने झट से वो मखाने वाली खीर खत्म कर दी। बिरजू को वो खीर खिलाने के बाद उस रात कमला बड़ी चैन की नींद सोई। इधर बिस्तर पर लेटे बिरजू की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका सारा शरीर अकड़ने लगा और देखते ही देखते उसे खून की उल्टियां होने लगी। बिरजू रोते हुए पत्नी कमला को पुकारने लगा, कमला, कमला, बचा ले मुझे, मुझे मुझे कुछ हो रहा है कमला। ऐसा लगता है मेरे जिस्म की एक एक नस कोई मोड़ रहा है। बचा ले मुझे, बचा ले। उस तांत्रिक ने ठीक ही कहा था। इस खीर को खाने के बाद तू सुबह का सूरज नहीं देख सकेगा। इसका मतलब तूने मुझे मारने के लिए टोटका किया है। अब तो तू मरने ही वाला है। चल, मरने से पहले सच्चाई सुनता जा। तंग आ गई थी मैं तुम्हारे जैसे अपाहिज आदमी से। तुम्हारे अपाहिज शरीर को तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन तुम्हारी 2 कौड़ी के कठपुतली के नाच दिखाने के काम से मुझे सख्त चिढ़ है। छुटकारा चाहिए था मुझे तुमसे और तुम्हारी इन कठपुतलियों से। क्या कहते थे तुम? जान दे सकते हो लेकिन इन कठपुतलियों को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे बाप दादा की विरासत है ना? जाओ अब अपने बाप के साथ नर्क में कठपुतलियां नचाना। बिरजू ने अविश्वास भरी नजरों से कमला की ओर देखा और आखिरी बार मुंह से खून की उल्टी करते हुए वह भगवान को प्यारा हो गया। बिरजू की मौत को पूरा 1 महीना बीत गया था। यूं तो हर महीने ही अमावस की रात आती है, लेकिन आज की रात में जाने ऐसी क्या मनहूसियत थी कि पिछले 1 घंटे से कुत्ते लगातार रो रहे थे। कमला अपने घर में गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक ही उसे कमरे का बल्ब फूटकर गिर जाता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। कमला नजर घुमाकर देखती है, हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसे अपने घर में किसी के पायल पहनकर घूमने की आवाज सुनाई देने लगती है। कौन है बाहर? मैं पूछती हूँ, कौन है? कमला की जोर जोर से आवाज लगाकर सवाल करने पर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की ठहाका मारकर हंस रही हो। अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ती है, अचानक ही उसके घर में राजस्थानी गाना बजने लगता है। ये तो वही गाना है जिस पर वो बिरजू कठपुतली नचाता था, लेकिन ये मेरे घर में कैसे बज रहा है? कमला अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आती है
बाहर आकर उसे अंधेरे में दो कठपुतलियां नाचती हुई दिखाई देती हैं। ये कठपुतली अपने आप कैसे नाच रही है? मैंने तो इन्हें कितने दिन पहले ही घर से बाहर फेंक दिया था। इन्हें घर में कौन लेकर आया? कमला घबराते हुए कौन है कहती हुई कठपुतलियों की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसे पहले बिरजू की परछाई दिखाई देती है और फिर बिरजू की आवाज सुनाई पड़ती है। कमला, कमला, मैं हूँ पगली, इतनी जल्दी मुझे भूल गई। कमला डरकर तेजी से बाहर की ओर भागने लगती है, लेकिन एक रेशमी डोर आकर उसे गले में लिपट जाती है और उसे पीछे खींचने लगती है। कमला जाकर उन कठपुतलियों के बराबर में खड़ी हो जाती है। अगले ही पल एक कठपुतली की तरह ढेर सारी रस्सियां उसके हाथ, पैर और गर्दन के आर पार हो जाती हैं और जाकर छत से बंध जाती हैं। कमला दर्द से तड़प रही थी। उसके जिस्म से जगह जगह पर खून रिस रहा था। तभी कमरे में रोशनी हो जाती है। तुझे कठपुतली से बहुत नफरत थी ना? अब तू मेरे साथ ही कठपुतली बनकर रहेगी। अगले ही पल कमला की गर्दन में बंधी रस्सी जोर से खिंचती है और कमला की गर्दन टूटकर एक और लटक जाती है। 1 साल बाद रात के 9 बज रहे थे। मेहरगंज गांव में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। अचानक वहां पर बांसुरी बजाता हुआ एक आदमी आ जाता है। उसकी पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा देखकर धीरे धीरे लोग उसके पास इकट्ठे होने लगते हैं। अरे ओ भाई, कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे गांव में क्या कर रहे हो? मैं कठपुतली का खेल दिखाने आया हूँ भाई जी। अपने गांव के सभी भाई बहनों को बुला लो। मारे जैसा कठपुतली का नाच पूरे राजस्थान में कोई ना दिखा सके। अरे भाइयों, सवेरे आइयो सवेरे। इस वक्त कौन खेल देखेगा? मैं दिन में नहीं निकलता हूँ, मेरा यही उसूल है। मैं अपना खेल रात को दिखाता हूँ। धीरे धीरे गांव के काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं और बांसुरी वाला आदमी खेल दिखाने लगता है। अरे ये क्या भाई, तुम्हारी कठपुतली की आंखों से तो खून टपक रहा है और कठपुतली गोल गोल अपनी आंखें भी घुमा रही है। घबराओ नहीं, ये तो बस हाथ की सफाई है। मैंने कहा था ना, मारे जैसा नाच तुमने कभी ना देखा होगा। मान गए भाइयों, ऐसा लग रहा था कोई औरत सच में नाच रही हो। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कुछ दिन आपके गांव में डेरा डाल दूं, फिर दूसरे गांव निकल जाऊंगा। तुम सच्चे कलाकार हो। तुम्हारे नाच से गांव वाले बड़े खुश हो गए। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। कठपुतली वाला अपना सामान समेट ही रहा था कि एक औरत सुनीता कठपुतली को देखकर हंसने लगी। अरे ये भी कोई खेल हुआ भला? रस्सी बांधकर इन कपड़ों की गुड़िया को हिलाने में कौन सी कला है? आजकल कौन ये सब बचकानी चीजें देखता है? सुनीता की बात सुनकर वह कठपुतली वाला गुस्से में उसकी तरफ देखता है और अपना सामान समेटकर मुखिया की बताई जगह पर जाने लगता है। आधी रात बीत गई थी। सुनीता को अचानक अपने कमरे में उसी गाने की आवाज सुनाई देने लगती है जो कठपुतली वाला बजा रहा था। ये गाना मेरे कमरे में कौन बजा रहा है? कौन है यहाँ? सुनीता घबराई हुई सी एक एक करके पूरे घर के कमरों में देखती है, लेकिन उसे किसी भी कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। अचानक उसे अपने पीछे कोई साया महसूस होता है, जिससे वह बहुत घबरा जाती है। पीछे मुड़कर देखती है, उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी चमड़ी सफेद थी और आंखें अंदर को धसी हुई थी। मेरी कठपुतली का मजाक बनाया था ना तूने? आज से तू भी मेरे इशारों पर नाचेगी। कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे आए? बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस राक्षस से बचाओ। उस भयानक से आदमी को देखकर सुनीता वहां से भागने लगती है। सुनीता को इस तरह भागते देखकर कमरे में खड़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। और अचानक ही सुनीता एक कठपुतली बनकर नीचे गिर पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं पा रही थी। सुनीता को एक कठपुतली बनाने के बाद वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन बिरजू फिर से देर रात गए कठपुतली का नाच दिखा रहा था।
आज उसके पास एक नई कठपुतली भी थी। ये कठपुतली अपनी आंखें गोल गोल घुमा रही थी और नाचते हुए लगातार रो रही थी। नाच देख रहे आदमियों में से अचानक एक आदमी भीड़ से बाहर आता है। ये कैसी कठपुतली है जो ऐसे रो रही है जैसे कोई इंसान हो? उसने बिल्कुल मेरी पत्नी सुनीता जैसे कपड़े पहन रखे हैं। कल रात से मेरी पत्नी लापता है। सच सच बता, तूने क्या किया मेरी पत्नी के साथ? सुनीता का पति गुस्से में कठपुतली वाले को पीटने के लिए उसके गिरेबान पकड़ लेता है। अरे बीवी के गम में बावला हो गए हो के? तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है। कोई इंसान कठपुतली कैसे बन सकता है? सुनीता सुनीता तुम कहाँ चली गई? मुझे पता है तुम्हें उस कठपुतली वाले ने मुझसे छीन लिया है। तू कभी लौट कर नहीं आएगी। लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। वो रोता बिलखता सुनसान जंगल में भटक रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बाबा आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पहले तो वो डर जाता है और ध्यान से देखने पर उन्हें सारी बात बता देता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम्हारे गांव से भी लोग गायब हो रहे हैं? क्या तुमने कोई कठपुतली का खेल देखा था? बाबा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उस कठपुतली वाले ने मेरी पत्नी को कठपुतली में बदल दिया। मैंने देखा है उसे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसने हूबहू सुनीता जैसे कपड़े पहन रखे थे। बाबा बेटा, तुझसे पहले भी इसने दूसरे गांवों से कई सारे लोगों को कठपुतली में बदला है। वो आदमी नहीं है, बिरजू नाम के एक कठपुतली वाले की आत्मा है। इसके बाद बाबा उसे बिरजू की पूरी कहानी सुनाते हैं। बाबा, इस तरह से तो वो न जाने कितनी ही जाने लेता रहेगा। आप कुछ कीजिए बाबा। क्या वो तुम्हारे गांव में रुका हुआ है? हाँ बाबा। ठीक है, चलो मेरे साथ। बाबा वीरू के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बिरजू ने अपना डेरा डाला हुआ था। बाबा बिरजू के घर के चारों ओर कुमकुम से घेरा बनाकर अपने लिए एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और फिर प्रेत मुक्ति यज्ञ करने लगते हैं। मंत्रों की शक्ति से उत्तेजित होकर बिरजू अपने कमरे से बाहर निकलता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, रुक जाओ वरना पछताओगे। बिरजू दौड़कर वहां से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा के सुरक्षा घेरा बनाने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाता। बाबा के लगातार मंत्र पढ़ने से बिरजू अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। उसका भयानक चेहरा देखकर वीरू का कलेजा मुंह को आ रहा था। बिरजू भयानक आवाज में चिल्ला रहा था, लेकिन बिरजू की बातों पर ध्यान दिए बिना बाबा लगातार मंत्र पढ़ना चालू रखते हैं। विधि समाप्त हो गई वीरू। अब इस सुरक्षा घेरे के चारों ओर आग लगा दो, जिससे इस दुष्ट आत्मा का अंत हो जाएगा। बाबा के इतना कहते ही वीरू रेखा के चारों ओर आग लगा देता है, जिससे बिरजू की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगती है और कुछ ही देर में उसकी आत्मा वहां से गायब हो जाती है और कठपुतली का खूनी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अर्जुन और सागर दोनों शहर के एक पीजी में रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और एक ही गांव से भी थे। वो कभी कभी पीजी से अपने गांव जाते थे, जिसके लिए वो हमेशा बाइक का इस्तेमाल ही करते थे। कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी और दोनों घर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उनका गांव 60 किलोमीटर की दूर पर था। शाम हो चुकी थी। दोनों निकलने की तैयारी कर रहे थे। निकलते ही उनकी बाइक का टायर पंचर हो गया और वो पंचर लगवाने के लिए चल गए। पहले से ही शाम हो चुकी थी और पंचर सही कराते कराते उन्हें 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। रात हो गई थी और उन्हें उसी रात अपने गांव जाने के लिए निकलना पड़ा। दोनों जा रहे थे। सागर बाइक चला रहा था। आसपास कहीं खेत थे तो कहीं पेड़ थे। तभी एक जगह सागर ने बाइक रोक दी, जहां साइड से एक छोटी सड़क जा रही थी। यार, ये शॉर्टकट है, यहाँ से हम जल्दी पहुंचेंगे। तू रहने दे शॉर्टकट, रात का वक्त है, हम रिस्क नहीं ले सकते यार। जो रास्ता सेफ है और हमें पता है, उसी रास्ते से तू चल। रात को कोई दिक्कत ना हो जाए कहीं। अरे मैं गया हूँ इस रास्ते से पहले भी, बिल्कुल सेफ है, चिंता मत कर।
तू गया है ना पक्का? हाँ हाँ। तभी सागर उस रास्ते पर बाइक ले गया। 15 मिनट बाद अचानक उनकी बाइक बंद हो गई और उनके दाईं तरफ एक शमशान घाट था। सागर बार बार बाइक को किक लगाता रहा पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अर्जुन काफी डर रहा था। अब क्या हो गया अचानक बाइक को? यार ये बाइक कहाँ आकर रुकी है? यहाँ तो शमशान घाट है। किक लगा रहा हूँ यार, स्टार्ट ही नहीं हो रही। तुझे पता था जब ये शमशान घाट है तो तू इस रास्ते से क्यों आया था? यार मैंने झूठ बोला था, मैं इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आया। तभी अर्जुन बहुत ज्यादा घबरा गया और सागर के कंधों को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। यार जल्दी चल, जल्दी चल। अरे कैसे चलूं? बाइक ही स्टार्ट नहीं हो रही है। तुझे क्या हो गया अचानक से? मुझे शमशान घाट में कुछ दिख रहा है यार। कैसे पागलों वाली बातें करता है तू? मैं मजाक नहीं कर रहा। तो चलना यार, वहाँ पर सच में कोई है। सागर शमशान घाट की तरफ देखता है पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद सागर जानबूझकर उसे डरा रहा है। हे, तू मुझे क्यों बुद्धू बना रहा है? मुझे पता है वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि अर्जुन को सच में वहाँ एक परछाई दिख रही थी। अंधेरा होने के कारण केवल एक काली आकृति ही दिखाई दे रही थी पर सागर उसकी बात का विश्वास नहीं करता। ऐसा कर, तू बाइक को थोड़ा धक्का दे, शायद धक्का देने से स्टार्ट हो जाए। अर्जुन जल्दी से बाइक से उतर जाता है और बाइक को धक्का देता है। थोड़ी आगे जाने पर बाइक स्टार्ट हो जाती है। तभी अचानक अर्जुन वहां गिर जाता है और पीछे खिसकता जाता है, जैसे कोई उसे पैर से पकड़कर पीछे ले जा रहा था। अर्जुन चीखें मारता हुआ पीछे जाता है। सागर बाइक को रोकता है और अर्जुन के पीछे पीछे भागकर जाता है। सागर उसको पकड़ने के लिए भागता रहता है और अर्जुन वापस शमशान घाट के सामने आकर रुक जाता है। सागर भी ये देखकर डर जाता है। अब सागर और अर्जुन दोनों फिर से शमशान घाट के सामने खड़े थे। वह देखते हैं कि शमशान घाट में अंधेरे में उन्हें कई काली आकृतियां दिखाई दे रही है। दोनों डर से एक दूसरे को देखते हैं। उनके पसीने छूट रहे थे। वह भागकर बाइक की तरफ जाते हैं। तभी उनके पीछे एक भयानक सा आदमी आकर अर्जुन पर कूद जाता है और अर्जुन वहीं गिर जाता है। अर्जुन चिल्लाता है और वो आदमी उसके सीने पर नाखून मारने लगता है। सागर उस आदमी को पैर मार मार कर दूर कर देता है। ना जाने वो आदमी था या भूत, लेकिन वो दिखने में काफी डरावना था। अर्जुन और सागर बाइक तक पहुंचते हैं और सागर बहुत तेज बाइक चलाता है और शीशे में देखता है कि वो आदमी बहुत तेजी से उनके पीछे भागता हुआ आ रहा है। वो आदमी चिल्ला रहा था, रुक जाओ वरना मारे जाओगे, रुक जाओ वरना मारे जाओगे। सागर पूरी स्पीड से बाइक चलाता है और आखिर वो हाईवे पर पहुंच जाते हैं। दोनों की हालत डर के मारे बहुत खराब थी। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। आधे घंटे में ही दोनों अपने गांव पहुंच जाते हैं। सागर अर्जुन को उसके घर छोड़ देता है। अर्जुन के घर से 5 मिनट की दूरी पर ही सागर का भी घर था। 2 दिन बाद सागर को अर्जुन की मम्मी का फोन आता है और सागर फोन उठाता है। अर्जुन की माँ काफी परेशान थी और रो रही थी। क्या हुआ आंटी जी, आप परेशान लग रही हैं? बेटा अर्जुन को क्या हुआ है? जब से आया है अपने कमरे में ही बैठा है। आंटी कुछ नहीं हुआ, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वह ऐसा बैठा होगा। नहीं, ये उसकी तबीयत की बात नहीं है। वो बस अकेले कुछ अजीब सा बोलता रहता है। ना तो कुछ खा रहा है ना पी रहा है। तुम आकर उससे बात तो करो। सागर घबरा गया और वो अर्जुन से मिलने उसके घर जाता है। अर्जुन अपने गर्दन झुकाकर बैठा था और आगे पीछे हिल रहा था और लगातार कुछ बोल रहा था, लेकिन कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अर्जुन क्या हुआ तुझे? आंटी बोल रहे हैं तू कुछ खा पी नहीं रहा। अर्जुन कोई जवाब नहीं देता तो सागर उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर से उससे पूछता है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। अर्जुन अचानक से अपनी गर्दन ऊपर करता है और बहुत गुस्से से उसे देखता है। उसकी आंखें पूरी काली थी। हाथ मत लगा मुझे। सागर उसे देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि सागर समझ चुका था कि ये अर्जुन नहीं था। उसकी आवाज भी ऐसी थी मानो 2-3 लोग एक साथ बात कर रहे हो। फिर अर्जुन खड़ा होकर एक कुर्सी को उठाकर दीवार की तरफ फेंक कर तोड़ देता है और एक कुर्सी को लेकर उस पर बैठ जाता है और दीवार की तरफ अपना चेहरा कर लेता है। फिर वहां उसकी माँ आती है। अर्जुन बेटा खाना तो खा ले, तुमने कुछ भी नहीं खाया है जब से तुम आए हो। वो अपनी माँ को नहीं देखता
और अपनी माँ की तरफ पीठ करके दीवार की तरफ ही मुंह करके बैठा रहता है और अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं देता। अर्जुन, तू मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं? है बुढ़िया, क्या अर्जुन अर्जुन लगा रखी है? मैं अर्जुन नहीं हूँ, ये तेरा बेटा मुझे यहाँ लेकर आया है। मैं इसे मेरी जगह ले जाऊंगा, शमशान घाट में, जहाँ मैं रहता हूँ। अर्जुन की माँ ये सुनकर बहुत डर जाती है और वो रोने लग जाती है। निकल जाओ मेरे कमरे से, मुझे अकेला छोड़ दो। सागर और अर्जुन की मम्मी कमरे से बाहर चले जाते हैं और आखिरकार सागर अब अर्जुन की मम्मी को पिछली रात की सारी बात बता ही देता है। अर्जुन की मम्मी ये बात सुनकर बहुत डर जाती है, क्योंकि वो इन सब चीजों में विश्वास रखती थी। वो समझ गई थी कि शमशान घाट से ही किसी आत्मा ने अर्जुन के शरीर में कब्जा कर लिया है और अब वो वही आत्मा अर्जुन के शरीर में प्रवेश करके अर्जुन को अपने काबू में किए हुए है। तभी उन दोनों को अर्जुन के कमरे से आवाज आती है, जैसे कोई दीवार पर कोई चीज मार रहा हो। वो दोनों अर्जुन के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि अर्जुन बार बार अपना सिर दीवार पर पटक रहा है। अर्जुन की माँ और सागर उसे पकड़कर रोकते हैं, लेकिन उसमें काफी ताकत थी। वो उन दोनों को धकेल रहा था, जिससे सागर पीछे जाकर गिरता है, पर वो फिर से वापस खड़ा होकर अर्जुन को रोकने लगता है। अर्जुन की आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी और वो अजीब से मंत्र बोल रहा था और लगातार जोर जोर से अपना सिर दीवार में मार रहा था। उसके सिर से खून भी बहने लगा और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सागर और अर्जुन की माँ ये देखकर बहुत परेशान हो गए। डरे हुए तो वो पहले से ही थे। उन्होंने अर्जुन को बेड पर लिटाया। अर्जुन की माँ समझ गई कि ये डॉक्टर की बस की तो ये बात ही नहीं थी। सागर को भी बहुत पछतावा हो रहा था कि अगर वो शॉर्टकट से नहीं आया होता और अगर उसने अर्जुन की बात मान ली होती तो शायद अर्जुन के साथ ये सब ना हो रहा होता। तभी अर्जुन की माँ ने अपने पति को फोन किया, जो कि शहर में रहते थे, और उन्हें सारी बात बताई। आप जल्दी से घर आ जाइए, हमारा बेटा बहुत खतरे में है। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं जल्दी आ रहा हूँ। 1 घंटे में ही अर्जुन के पापा घर पहुंच जाते हैं और बेहोशी की हालत में ही अर्जुन को एक मंदिर में ले जाया जाता है। वह जैसे ही मंदिर की दहलीज पर पैर रखता है, उसकी आंखें खुल जाती है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उछलने लगता है, क्योंकि वो मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहता था। अर्जुन के पापा और सागर मिलकर उसे संभालते हैं और जबरदस्ती मंदिर के अंदर ले जाते हैं। वो मंदिर काफी पुराना था और मंदिर के पुजारी जी काफी माना हुआ व्यक्ति थे। तभी मंदिर के पुजारी जी उसे देखते ही समझ जाते हैं कि इस लड़के पर किसी आत्मा का साया है और वो उनको एक रस्सी देते हैं। अर्जुन के पापा और सागर उस रस्सी से अर्जुन के हाथ पैर बांध देते हैं और उसे जमीन पर बिठा देते हैं। अर्जुन बुरी तरह से चिल्ला रहा था, हिल रहा था, लेकिन अब वो बंधा हुआ था और खड़ा होकर चल नहीं सकता था। पुजारी जी उसके सिर पर हाथ रखते हैं तो अर्जुन पूरे जोर से चिल्लाता है, छोड़ दे पुजारी, वरना तो भी मारा जाएगा, छोड़ दे। आपके बेटे में एक ऐसे आदमी की आत्मा है जो जीवित रहते मंत्र विद्या करता था और इस आदमी की आत्मा ने शमशान घाट से आपके बेटे का पीछा किया है और इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब ये आपके बेटे को अपने साथ ले जाने आया है। ये सुनकर अर्जुन की माँ फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने पुजारी जी से अपने बेटे को बचाने के लिए कहा। पुजारी जी ने अपने हाथ में पानी लिया और उस पर कुछ मंत्र बोले और अर्जुन पर छिड़क दिया। इससे अर्जुन कुछ देर के लिए बेहोश हो गया और पुजारी जी ने अर्जुन की मम्मी पापा को कुछ दूर आने के लिए कहा। वो उन्हें कुछ बताने वाले थे। आपके बेटे को बचाने का एक ही उपाय है, तुम आज उसके पहने हुए कपड़े को बिना धोए उसे शमशान घाट में ले जाओ और वहां जाकर आग लगा दो। चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं लौटोगे मैं इस आत्मा को रोक कर रखूंगा। हालांकि तुमको ये कार्य आज रात को ही पूरा करना होगा। अर्जुन के पापा और सागर बेहोशी की हालत में ही अर्जुन के पैंट और शर्ट उतार लेते हैं और उस पर एक चादर ढक देते हैं। इसके बाद अर्जुन की मम्मी और पापा उसके कपड़े लेकर शमशान घाट पहुंच जाते हैं, क्योंकि रात हो चुकी थी और अर्जुन के मम्मी पापा को भी वहां पर कई तरह की भयानक चीजें और भयानक आवाजें सुनाई देती है और उन्हें वहां शमशान में कई साए भी दिखाई देते हैं। लेकिन पुजारी जी ने उनके गले में एक माला डाल दी थी, जिससे कोई बुरी शक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, ना ही छू सकती थी। उनके आसपास काले साए उड़ रहे थे, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे।
वहां जाकर वो उस कपड़े को आग लगा देते हैं। कई लोगों की भूत आत्माएं आकर उनके कान में चिल्ला रही थी। कोई रो रही थी, कोई तो जोर जोर से हंस रही थी, लेकिन उनके गले में पहनी माला से उनकी रक्षा हो रही थी। वहां दूसरी ओर अर्जुन को होश आ गया था और वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था, लेकिन पुजारी जी ने उसको कंट्रोल में किया हुआ था। जैसे ही कपड़ों को आग लगती है वैसे ही अर्जुन चीखें मारता है और उसकी रस्सियां भी अपने आप ही जोर से टूट जाती है और अर्जुन के शरीर से एक काली परछाई निकलकर उड़ती हुई दिखाई देती है और वो साया अचानक से गायब हो जाता है। तभी फिर से अर्जुन बेहोश होकर गिर जाता है और अब अर्जुन के शरीर से वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई थी और वापस शमशान घाट में पहुंच गई थी। इन सब के कुछ देर बाद अर्जुन के मम्मी पापा भी वापस आ जाते हैं और पुजारी जी से बात करके उन्हें पता चलता है कि अब अर्जुन के शरीर से वो साया निकल चुका है और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के